हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जो है गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ते आए हैं अब तक। गुप्त साम्राज्य क्या था, कैसा था, और लास्ट जो टॉपिक हमने इसमें पढ़ा था वो पढ़ा था गुप्त काल की या गुप्त साम्राज्य की कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में, जिनमें हमने कुशल प्रशासन, नैतिकता, आर्थिक समृद्धि, साहित्यिक उन्नति, ये सारे टॉपिक्स जो है आपके साथ डिस्कस किए थे। तो इस जो वीडियो है, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसमें हम जो आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण, यानी कि गुप्त साम्राज्य के पतन के मुख्य कारण क्या थे। देखिए, नोट्स आप सबको इसके फाइनली मिल गए हैं, मिल जाएंगे जो लास्ट रह गए हैं, और ये इसकी लास्ट एंड फाइनल वीडियो है इस चैप्टर की। इसमें आपको यहाँ से लेकर और लास्ट तक का, आप कहेंगे सर ये लंबी वीडियो ऐसी क्यों आप बना रहे हैं, तो उसमें देखिए, उसमें ये था कि जैसे नोट्स थोड़े छोटे बन रहे थे, तो मैंने सोचा पूरा चैप्टर ये कंप्लीट करने के बाद मैं आप लोगों को जो है फाइनल नोट्स इसके पतन के बाद तक के, वर्ण व्यवस्था तक के पूरे नोट्स जो है मैं आपको इसके बता दूंगा। पूरे पतन के नोट्स मैंने कंप्लीट तैयार करके आपको सेंड करा दिए हैं, वीडियोस भी आपको आज ही मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हम जो अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसमें वो करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। इतिहास के साथ साथ राजनीति पढ़ना विशेष रूप से जो है आवश्यक भी मान सकते हैं, और सहायतामंद भी है, सहायता भी होती है उससे। हम चीज़ों को साथ के साथ पढ़ते चलते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ पतन के मुख्य कारण। पहला, अयोग्य उत्तराधिकारी। ये टॉपिक हमने एक जगह और पढ़ा था, वो हम देखते हैं कहाँ, अशोक के जब शासनकाल को हम देखते हैं, वहां भी अयोग्य उत्तराधिकारियों की कुछ कमी थी, लेकिन वहां विशेषकर बहुत सारे उत्तराधिकारी जितने भी बाद में आए थे वो सब जो है बेकार थे, यानी कि अयोग्य थे। दूसरा पढ़ते हैं उत्तराधिकार का युद्ध। उनमें आपस में उत्तराधिकार का युद्ध हो गया था। उत्तराधिकार से मतलब राजगद्दी के लिए, कि अब इसके बाद मैं उत्तराधिकारी बनूंगा, इसके बाद मैं उत्तराधिकारी बनूंगा, यानी कि राजा बनूंगा, इन सब का पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है, जो हम पढ़ते हैं इसमें, आंतरिक विद्रोह। आंतरिक विद्रोह का मतलब है घर के अंदर ही लड़ाई का होना। आंतरिक विद्रोह का अर्थ होता है आपके घर के भीतर ही लड़ाई होना, यानी कि आप जो है अपने अंदर के शासन को या अपने घर की कलेश को ही खत्म नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक था साम्राज्य की विशालता। ये आप कहेंगे कि सर जो है पतन का कारण कैसे हो सकता है, तो देखिए, ये जो 3 कारण हम ऊपर पढ़ रहे हैं, इन 3 कारणों की देन बना साम्राज्य की विशालता। साम्राज्य इतना बड़ा इन्होंने फैला दिया था कि न तो कोई योग्य उत्तराधिकारी था, इनमें लड़ाई होने लगी, आंतरिक कलेशें होने लगी, तो साम्राज्य की विशालता ऐसी हो गई कि लोगों ने जो है उसे अपने अपने अधीन करना शुरू कर दिया था। उसके बाद अगला टॉपिक हम इसमें पढ़ते हैं हूणों का आक्रमण, ठीक है। जो हूण जाति है उसका आक्रमण, ठीक है। हूण जाति के बाद, इन सब के बाद जो है हम पढ़ते हैं इसमें समुद्रगुप्त की विजय। वो अगला टॉपिक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम इन टॉपिक्स को क्लियर करते हैं कि जो है जो स्कंदगुप्त, यानी कि गुप्त साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। स्कंदगुप्त की कहानी हम यहाँ पढ़ेंगे। योग्य उत्तराधिकारी, इसमें हम लिखते हैं स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद, ठीक है। ये क्रम आप देख लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि क्रम क्या है, किस तरीके से गुप्त साम्राज्य के राजा आए थे। जिसमें स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद जितने भी सम्राट हुए उनमें इतनी क्षमता और योग्यता न थी कि वे अपने पूर्वजों के विशाल साम्राज्य की सुरक्षा कर सकें। देखिए, मैं आपको उस तरीके से नोट्स बना के भेज रहा हूँ कि मेरी शायद नोट्स की राइटिंग को या लाइन को पढ़ के ही आपको चीज़ें बड़ी क्लियर समझ में हो जाएंगी, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी कि आखिरकार लिखा क्या है। 4 लाइनों में मैं इसका अर्थ पूरा क्लियर कर रहा हूँ। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद जितने भी सम्राट हुए उनमें इतनी क्षमता नहीं थी और योग्यता नहीं थी कि वो अपने पूर्वजों के इस विशाल साम्राज्य की सुरक्षा कर सकें। अतः वे केंद्रीय शासन सत्ता को सुदृढ़ नहीं कर सके, यानी कि वे जो सेंट्रल पावर थी, केंद्रीय शासन सत्ता थी, उसको जो है सुदृढ़ या मजबूत, सुदृढ़ का मतलब होता है मजबूत, न कर सके, ठीक है। योग्य उत्तराधिकार का मतलब समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं उत्तराधिकार का युद्ध। उत्तराधिकार मतलब शासन का, गद्दी का संघर्ष शुरू हो गया। गुप्त काल में सम्राट पद के लिए कई बार शासकों में संघर्ष हुआ, यानी कि अब पद के लिए लड़ाई होने लगी। किसके लिए? पद के लिए। यहाँ मुख्य मुद्दा क्या है? पद के लिए संघर्ष होने लगा, और उसने गुप्त शासकों को आंतरिक रूप से क्या कर दिया? कमजोर कर दिया। आंतरिक यानी कि अंदर से कमजोर कर दिया, ठीक है। अब आते हैं आंतरिक विद्रोह। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, आंतरिक विद्रोह क्या है?
गुप्त वंश के अंतिम शासकों की योग्यता के कारण, यानी गुप्त वंश के जो अंतिम शासक थे उनकी योग्यता के कारण साम्राज्य में आंतरिक विद्रोह प्रारंभ हो गया। ठीक है, योग्यता उनकी ऐसी थी कि उसमें आंतरिक विद्रोह शुरू हो गया, क्योंकि प्रांत के छोटे राजाओं को अन्य अधिकार भी प्राप्त थे। यानी कि अब जो प्रांत के छोटे छोटे राजा थे उनको अपने अधिकार प्राप्त हो गए। अतः ऐसी स्थिति का लाभ उठाकर उन्होंने किसने, राजाओं ने, छोटे राजाओं ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। यानी कि घर के अंदर ही लंका फेरी ढाई वाली कहानी शुरू हो गई। यानी कि अब जो छोटे छोटे राजा थे उन्होंने आंतरिक विद्रोह यानी कि इनके अगेंस्ट खड़ा होना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम इसमें, फोर्थ, साम्राज्य की विशालता। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने लगातार प्रयासों से गुप्त साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार कर दिया था। यानी कि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने लगातार प्रयासों से गुप्त साम्राज्य का बहुत अधिक विस्तार कर दिया था। साम्राज्य की विशालता के कारण एक समय ऐसा आया जब गुप्त शासकों के लिए एक तो अयोग्यता और दूसरे अन्य समुचित साधनों के अभाव में दूरस्थ प्रांतों पर शासन करना दुष्कर हो गया। यानी कि एक समय ऐसा आया कि एक तो उनके पास जो है साम्राज्य की विशालता हो गई, साम्राज्य इतना बड़ा हो गया, साधन थे नहीं और शासकों की अयोग्यता, शासक अयोग्य थे, तो पूरे देश पर या पूरे साम्राज्य पर जो है शासन करना क्या हो गया, कठिन हो गया, दुष्कर हो गया। दुष्कर का मतलब कठिन होता है, टफ होता है। ठीक है, समझ रहे होंगे, एक एक चीज बड़ी क्लियरली मैं इसमें मेंशन कर रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ। नेक्स्ट, हूणों के आक्रमण। हूण कौन थे? उत्तरकालीन गुप्त सम्राटों की सीमांती प्रदेश, सीमांती प्रदेश मतलब सीमा, उत्तरकालीन गुप्त सम्राटों की सीमांत प्रदेश, सीमा नीति असंतोषजनक थी। यानी कि जो सीमांत प्रदेश थे, सीमा वाले प्रदेश थे, सीमा नीति जो थी वो क्या थी, असंतोषजनक थी, जिसका लाभ उठाकर हूणों ने, हूण प्रजाति है, हूणों ने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण कर दिए। ठीक है, और गुप्त साम्राज्य को अत्यधिक क्षति पहुंचाई। ठीक है, क्या किया, इनकी आंतरिक कलेशों के या गुप्त साम्राज्यों की जो भी समस्याएं थी उनको देखकर उन्होंने क्या किया कि उन पर आक्रमण कर दिया और गुप्त साम्राज्य को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाई। यद्यपि स्कंदगुप्त ने हूणों को परास्त कर दिया, इसके बावजूद भी, यानी कि जब इनकी आंतरिक कलेश चल रही थी, इनके घर में जो है समस्याएं चल रही थी, जब हूणों ने इस परिस्थिति को देख के यहाँ आक्रमण किया, उसके चलते भी स्कंदगुप्त ने हूणों को क्या किया, परास्त कर दिया। किंतु उसकी मृत्यु के पश्चात या बाद हूणों को अपने आक्रमण में सफलता मिल गई। उन्होंने दोबारा आक्रमण किया, उसकी मृत्यु हुई और उनको उसमें किसमें सफलता मिल गई, अपने आक्रमण में मिली, और गुप्त साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। यानी कि वो टुकड़े टुकड़े में बटने लग गया भाई। ठीक है, स्कंदगुप्त की कहानी यहाँ खत्म हुई, हूणों द्वारा पराजित हो गया वो। अब हम पढ़ते हैं समुद्रगुप्त की विजय वाले पॉइंट पर। जी, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, समुद्रगुप्त की विजय के बारे में। समुद्रगुप्त की विजय क्या कहती है? समुद्रगुप्त एक अत्यंत पराक्रमी योद्धा और सफल विजेता था। समुद्रगुप्त के बारे में ये सब जानते हैं, इसको नेपोलियन भी कहा जाता है देश का। ठीक है, समुद्रगुप्त एक अत्यंत पराक्रमी योद्धा और सफल विजेता था। उसके पिता चंद्रगुप्त के समय, किसके पिता? समुद्रगुप्त के पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के समय गुप्त साम्राज्य केवल प्रयाग, कौशल तथा मगध तक ही फैला था। यानी कि इतने राज्यों में ही था गुप्त साम्राज्य। चंद्रगुप्त के समय गुप्त साम्राज्य कहाँ था? प्रयाग तक, आज के इलाहाबाद, कौशल तथा मगध तक ही फैला हुआ था। उसने अपने पराक्रम से इस छोटे से राज्य को एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया। किसने? समुद्रगुप्त ने। पूरे जो है एक तरीके से ये मानिए कि लगभग पूरा भारत समुद्रगुप्त के अंतर्गत था। ठीक है, सुविधा की दृष्टि से समुद्रगुप्त की विजयों को हम इस प्रकार से जान सकते हैं। किस प्रकार से जान सकते हैं? पहला, आर्यावर्त की विजय। ठीक है, देखते हैं किस तरीके से हम जान सकते हैं। कुछ 7 तरीके हैं, 7 विजय हैं समुद्रगुप्त की, उन विजयों के बारे में हम पढ़ेंगे। पहली,
आर्यावर्त की विजय। आर्यावर्त की विजय, समुद्रगुप्त के विजय अभियान का प्रथम लक्ष्य आर्यावर्त या उत्तरी भारत। जो समुद्रगुप्त था उसकी विजय अभियान का प्रथम लक्ष्य क्या था? आर्यावर्त, यानी कि उत्तरी भारत, जिस क्षेत्र में आप लोग रहते हैं उत्तरी भारत था। इस क्षेत्र के 9 राजाओं को उसने पराजित किया था। वे राजा कौन कौन से? यानी कि उत्तर भारत के करीबन 9 राजाओं को उसने पराजित करके अपने अधीन किया था। किसने? समुद्रगुप्त ने। किसके पुत्र ने? चंद्रगुप्त के पुत्र ने। चंद्रगुप्त के समय कौन कौन से जो 3 क्षेत्र थे? प्रयाग, कौशल और मगध, ये 3 थे। इसने क्या किया कि लगभग 9 राजाओं को पराजित किया उत्तर भारत के। उसमें कौन कौन किस किस का नाम है? पहला रुद्रदेव, दूसरा मतिल, तीसरा नागदत्त, चतुर्थ चंद्रवर्मन, ठीक है, चंद्रवर्मन नाम सुने होंगे आपने सारे, 5वां नागसेन, 6वां अच्युत, 7वां नंदिन, 8वां बलवर्मन और 9वां गणपति नाग। ये 9 राजा ऐसे थे जिनको उत्तर भारत के, जिनको समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त की विजय के समय जो है क्या किया था? पराजित किया था। दूसरा टॉपिक, अब इसी में हम दूसरा विजय पढ़ते हैं, आठविक राज्यों की विजय। इसमें 18 राज्यों के बारे में पढ़ा जाता है। आठविक राज्यों की विजय, समुद्रगुप्त की विजय का द्वितीय लक्ष्य। पहला लक्ष्य क्या था? आर्यावर्त विजय। दूसरा लक्ष्य क्या था? आठविक राज्यों की विजय। ये विंध्य पर्वत के आसपास के जंगली राज्य थे। विंध्याचल पर्वत श्रेणी आप सब जानते हैं, विंध्याचल पर्वत ज्योग्राफी में मिलती है पढ़ने को, ठीक है, हिमालय के आसपास और इधर बैक साइड का कुछ एरिया। समुद्रगुप्त की विजय का द्वितीय लक्ष्य विंध्य पर्वत के आसपास के जंगली राज्य थे। इस क्षेत्र में 18 राज्य थे जिन्हें आठविक राज्य कहा गया, ठीक है। विंध्य पर्वत वाले राज्यों को क्या कहा जाता है? आठविक राज्य। 18 राज्य जो थे उनको। इन राज्यों के समस्त राजाओं को पराजित कर समुद्रगुप्त ने उन्हें क्या किया? अपना परिचायक, परिचायक का मतलब होता है सेवक, सेवक बनाया। किसने बनाया? समुद्रगुप्त ने इन 18 राज्यों के राजाओं को, जिन्हें हम आठविक राज्य भी कहते हैं, पराजित करके। यह 18 राज्य अनुमान के अनुसार मिर्जापुर से जबलपुर, ठीक है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से और MP के जबलपुर तक विस्तृत तथा समुद्रगुप्त राज्य के अधीन थे। मिर्जापुर से जबलपुर तक के अंतर्गत जो 18 राज्य हैं वो, ठीक। नेक्स्ट, दक्षिण पथ के राज्य। मैं आठविक राज्यों के बारे में आपको आगे बता दूंगा कि आठविक में 18 राज्य कौन कौन से, नाम नोट करा दूंगा। अभी मैंने एक सीमा निर्धारण आपको बता दिया है कि मिर्जापुर से जबलपुर तक के राज्य थे। यही आपसे पूछा जाएगा, 18 राज्यों के नाम आपसे नहीं पूछ जाएंगे, एक आध के हो सकता है कभी पूछ लिए जाए, तो मैं आपको नोट करा दूंगा। दक्षिण पथ के राज्य, दक्षिण पथ के राज्य से मतलब दक्षिण के राज्यों से। समुद्रगुप्त की विजय का तृतीय लक्ष्य दक्षिण पथ के 12 राज्य थे जो हैं। पहला यानी कि उत्तर भारत, दूसरा ये वाला एरिया यूपी से MP का कटा हुआ कुछ, मिर्जापुर से लेकर जबलपुर तक का। अब आती है बात दक्षिण की, दक्षिण भारत की। इसमें 12 राज्य इसने जीते थे। लगाइए, पहले कितने राज्य जीते थे? उत्तर भारत के 9 राजाओं को। उसके बाद क्या किया था? 18 राज्य, आठवें। उसके बाद 12 राज्य दक्षिण के, कौशल का महेंद्र, महाकांतार का व्यघराज, कौशल का मंटराज, पिट्टपुर का महेंद्रगिरी, कोट्टर का स्वामीदत्त, यानी कि ये इनके राजाओं के नाम है, ध्यान रखिएगा। कोट्टर का स्वामीदत्त, एरंडपल का दमन, कांची का विष्णुगोप, अवमुक्त का नीलराज, वेंगी का हस्तिवर्मन, पालक का उग्रसेन, देवराष्ट्र का कुबेर और कुस्थलपुर का धनंजय। ये 12 राज्य जो हैं, इनके राजाओं के और राज्यों के नाम यहाँ दिए हैं, वो आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। ये नाम आपको पूछे जा सकते हैं। दक्षिण पथ के कौन से राज्य हैं जो समुद्रगुप्त के द्वारा जीते गए थे? यानी कि पहले कितने थे? 9 राजाओं को हराया, फिर 18 आठविक, फिर 12 राज्य। उसके बाद हम चौथा पढ़ते हैं सीमांत राज्यों के विजय। सीमांत राज्यों को मतलब उसके सीमा से लगे हुए। समुद्रगुप्त के विजय अभियान का चौथा लक्ष्य सीमांत राज्य थे। वे हैं जो उसकी सीमा से लगे हुए राज्य थे। यानी कि पहला समतट, समतट यानी कि समुद्र तट, पूर्वी बंगाल का वह भाग जो समुद्र तट पर पड़ता है, पूर्वी बंगाल।
ठीक है, पूर्वी बंगाल का वो भाग जो समुद्री तट से मिलता है, ध्यान रखिएगा, पश्चिमी उत्तरी ये सब नहीं, जो समुद्र तट से मिलता है। दवाक, ढाका और चटगांव के बीच का भाग, ठीक है, ये सीमांत राज्य हैं जो सीमा से लगी हुई हैं। कामरूप वर्तमान असम, कृतपुर में आते हैं आपके पंजाब, उत्तर प्रदेश का पहाड़ी भाग तथा वर्तमान उत्तराखंड के कुछ जिले। ये आप देखिएगा कि उत्तराखंड के कौन कौन से जिले इसमें आते हैं कृतपुर में, और नेपाल। ये आपके 5 राज्य जो है सीमांत राज्य हैं, ठीक है, जो इसने जीते हैं। इन राज्यों ने समुद्रगुप्त को वार्षिक कर, दान, आज्ञा पालन आदि से संतुष्ट रखने का आश्वासन भी दिया। इन राज्यों को, सिर्फ इनको, जो सीमांत राज्य, इनको दिया था वार्षिक कर से, दान से, आज्ञा पालन आदि से संतुष्ट रखने का आश्वासन समुद्रगुप्त ने इन सीमावर्ती राज्यों को उपलब्ध कराया था। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम, इसमें गणराज्यों की विजय। गणराज्य कौन कौन से थे? गणराज्य आप सब जानते होंगे, ठीक है। उस समय भारत के पश्चिमोत्तर भाग यानी कि पश्चिम वाले भाग, जैसे राजस्थान, सौराष्ट्र यानी वर्तमान गुजरात, मध्य भारत, गणराज्य इस प्रकार थे ये, ठीक है, जिसमें पहला मालव मतलब अजमेर, टोंक और मेवाड़, ठीक है, गणराज्य जो बड़े राज्य थे। मालव में कौन कौन से आते हैं आपके? अजमेर, टोंक और मेवाड़, ये तीनों राजस्थान के हैं। नेक्स्ट नायन, अलवर, पूर्वी जयपुर और भरतपुर जो आपसे लगे हुए हैं, ठीक है, ये तीनों भी राजस्थान के लगे राज्य हैं। नेक्स्ट योद्धे, यमुना के पश्चिम बहावलपुर तक सतलज की घाटी, यमुना के पश्चिमी साइड में पीछे की तरफ बहावलपुर तक सतलज की घाटी जहां से भी शुरू होती है। उसके बाद चौथा मद्र, रावी और चिनाब के बीच का भाग, नदियां हैं दोनों, रावी और चिनाब के बीच का जो भाग है वो मद्र भाग है। पांचवा आभीर, सौराष्ट्र, उत्तर प्रदेश को कह सकते हैं, गुजरात को सौराष्ट्र तथा मध्य भारत में पार्वती और बेतवा के मध्य का, मध्य भारत में पार्वती और बेतवा के मध्य का भाग यानी गुजरात और ये वाला भाग। प्राजुन, मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर के पास, प्रार्जुन मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर के पास। नेक्स्ट कांक, भिलसा की पहाड़ी में। नेक्स्ट सनकानिक, भिलसा के पास। नेक्स्ट खरपरिक, खर है ये, खा है, खरपरिक मध्य प्रदेश के दमोह के पास, ठीक है। ये गणराज्य हैं, इनके 9 गणराज्यों के नाम मैंने आपको बता दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट इन विजयों के कारण, ये गणराज्यों की और इन सब की विजयों के कारण समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। ध्यान रखिएगा, समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा गया है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, अब आते हैं हम फिर उसी पॉइंट पर, उसी डिस्कशन पर, साम्राज्य विस्तार वाले पॉइंट पर। साम्राज्य विस्तार कैसे हुआ? इन विजयों से गुप्त साम्राज्य अत्यंत विशाल हो गया। इन विजयों से गुप्त साम्राज्य अत्यंत विशाल हो गया। भाई इसने उत्तर में भी जीता, पश्चिम में भी जीता, दक्षिण में भी जीता, पूर्व में भी बंगाल वाला क्षेत्र जीता, मध्य में भी जीता, तो यानी कि पूरे लगभग पूरे भारत पर इसका कब्जा हो गया था समुद्रगुप्त का। इन विजयों के बाद, इन विजयों से गुप्त साम्राज्य अत्यंत विशाल हो गया था। उनके साम्राज्य के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि के अतिरिक्त विंध्य क्षेत्र, यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि के अतिरिक्त विंध्य क्षेत्र, मध्य भारत, पंजाब तथा राजपूताना पर उसका आधिपत्य था। किसका था? समुद्रगुप्त का। दक्षिण के राज्य भी उसके अधीन थे। दक्षिण के राज्यों के बारे में जैसे हम पढ़ते हैं पीछे, दक्षिणपंथी राज्यों में, ठीक है, 12 राज्य जो हमने पढ़े थे उसमें। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं हम अश्वमेध यज्ञ। देखिए यहाँ तक के नोट्स आपको मैं पहले प्रोवाइड करा चुका हूँ, ऊपर तक के। अश्वमेध यज्ञ से आगे के नोट्स जो है मैं आपको आज मिल गए होंगे, और ये वीडियो मैं कंप्लीट आपको बनाकर आज की भेज दे रहा हूँ। ये वीडियो पूरे नोट्स, चैप्टर 2 तक के पूरे नोट्स इसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक। अश्वमेध यज्ञ अपनी विजयों के उपलक्ष्य में, यानी कि अपनी संपूर्ण विजयों के उपलक्ष्य में समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था।
कि मैं इतना सारा युद्ध जीता हूँ, इतनी सारी विजयों को प्राप्त किया हूँ, तो एक अश्वमेध यज्ञ कराया जाए। और उसने अपने आप को महाराजा धीराज की उपाधि से सुशोभित भी कर दिया कि कौन हूँ मैं, महाराजा धीराज हूँ। इस यज्ञ में दान देने के लिए उसने सोने के सिक्के ढलवाए तथा ब्राह्मणों को प्रचुर दान भी दिया। सोने के सिक्के ढलवाए और ब्राह्मणों को प्रचुर दान भी दिया। सिक्के के एक तरफ अश्वमेध के घोड़े का चित्र, यानी कि सिक्के के एक तरफ तो अश्वमेध के घोड़े का चित्र तथा दूसरी ओर उसकी महारानी हाथ में चवर लिए खड़ी हैं, उनका चित्र। ठीक है, चवर लिए खड़ी हैं, ये वर्ड जो है चवर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, गुप्तकालीन सामाजिक दशा। अब ये इसका लास्ट पॉइंट है कि सामाजिक दशा क्या थी, कैसे पढ़ी जाती है, वो आप सब जानते हैं, मैं इसको बता दे रहा हूँ। पहला, संयुक्त परिवार प्रथा। गुप्त काल का जन समाज साधारणतः सुखी और संपन्न था, सब जानते हैं। इसमें संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। 2-2, 3-3 पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते थे। संयुक्त परिवार में यही सब होता है। नेक्स्ट, इसके सेकंड लास्ट पॉइंट, खान पान के विषय में कोई कठोर नियम नहीं थे। ब्राह्मण व्यापार कर सकते थे, शिल्प का व्यवसाय अपना कर लेते थे, वे सेना तथा राज सेवा में भी शामिल हो सकते थे। इसी प्रकार क्षत्रिय भी व्यापार कर लेते थे और शूद्रों का प्रमुख कार्य क्या था, तीनों वर्णों की सेवा करना माना जाता था। यानी कि व्यापार करना काम ऐसा नहीं था कि सिर्फ जो है वैश्यों को प्रदान किया होगा। ब्राह्मण व्यापार भी कर सकते थे, पूजा पाठ का भी काम कर सकते थे, शिल्प का भी काम कर सकते थे, जरूरत पड़ने पर हथियार भी उठा सकते थे। इसी प्रकार क्षत्रिय जो है जरूरत पड़ने पर ब्राह्मण का भी काम कर सकता था, व्यापार भी कर सकता था। शूद्रों का प्रमुख कार्य क्या था, वर्णों की, तीनों वर्णों की सेवा करना, यानी किस किस की, ब्राह्मण की, वैश्य की और क्षत्रिय की। परंतु व्यवहार में वह व्यापार और कृषि में भी भाग ले लेते थे। व्यवहार वाली बात और धर्म ग्रंथों वाली बात में थोड़ा सा डिफरेंस था। दास प्रथा नगण्य थी, बहुत कम, बहुत बेमालूम थी दास प्रथा। वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था तो आप सब जानते ही हैं। समाज वर्णाश्रम धर्म पर आधारित था, वर्णाश्रम के हिसाब से, परंतु वर्ण व्यवस्था अभी तक विवाह इत्यादि के कड़े बंधनों में न बंधी थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यों में पारस्परिक विवाह संबंधों के उदाहरण इस काल के में भी मिल जाते हैं। जाति व्यवस्था के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस काल में विवाह संबंधों तक शक आदि विदेशी जातियों को समाज में मिला लेने की प्रक्रिया भी चल रही थी, यानी कि वो आपस में मिलजुल जाते थे, शादी विवाह हो जाते थे। इस प्रकार धीरे धीरे ये विदेशी जातियां अपना देश भूलकर भारतीय समाज में घुल मिल गईं और भारतीय जातियों में नए विदेशी तत्वों का समावेश भी हो गया है। तो यानी कि आपको जो पहले नोट्स मैंने प्रोवाइड कराए थे वो और आज जो नोट्स प्रोवाइड कराए हैं वो नोट्स, दोनों के नोट्स कंप्लीट मिलाकर और चैप्टर सेकंड पूरे नोट्स और वीडियोस के साथ इस वीडियो में जो है खत्म कर दिया है। अगला जो चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान। उसके बाद आपको हिस्ट्री दोबारा से रिपीट करूंगा। ठीक है, कुछ दिन के लिए मैं कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो अगर यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ मुझसे वो अपनी क्वेरी को डिस्कस कर सकता है। थैंक यू।